हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मज़ेदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मैं एक जवान लड़का हूँ। एक दिन मेरी मुलाकात एक आंटी से हुई। आंटी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह शादीशुदा हैं और उनके पति हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। इस समय मेरी उम्र 30 साल है और मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पापा एक हादसे में मारे गए थे। बड़ी मुश्किलों के बाद माँ ने मुझे पाला पोसा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ के साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाने लगा। लगातार मेहनत करने की वजह से मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी और मेरी पर्सनैलिटी लोगों पर अलग प्रभाव डालती थी। जब मैं 22 साल का हुआ तो माँ ने मेरी शादी पास के ही गांव में तय कर दी। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें घर संभालने के लिए बहू की ज़रूरत थी और शादी ठीक ठाक तरीके से हो गई और पूजा बहू बनकर हमारे घर आ गई। अगली सुबह मेरी नींद अचानक शोर शराबा की आवाज़ से खुली। मेरी पत्नी तब तक उठ चुकी थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया मैंने देखा कुछ आदमी मेरी माँ के पास खड़े थे। उनमें से एक आदमी गुस्से में माँ से कह रहा था कि अब तक मैं यह ज़मीन तेरे पति से नहीं ले सका, लेकिन अब यह ज़मीन लेकर ही रहूँगा। मैंने जानबूझकर अपने रिश्तेदार की बेटी से तेरे बेटे की शादी करवाई है। अब ये लड़की तुम्हारे खिलाफ दहेज और मारपीट का केस दर्ज कराएगी। या तो तुम चुपचाप ये ज़मीन मेरे नाम कर दो या फिर यहाँ से कहीं और चले जाओ। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी उनकी बातों में हामी भर रही थी। अपनी ही पत्नी का यह रूप देखकर मैं पूरी तरह टूट गया। उसी पल मैं और मेरी माँ समझ गए कि जिसे हम शादी समझ रहे थे वह हमारे साथ किया गया एक सोचा समझा धोखा था। माँ ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे जीते जी जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। वह लोग हमें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए और मेरी पत्नी को भी अपने साथ ले गए। उसी रात पुलिस मुझे उठाकर ले गई और दहेज व मारपीट के झूठे केस में जेल भेज दिया गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि जमानत करा सकें। बस थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर खेती करके हम किसी तरह अपना गुजारा चलाते थे। पूरे 3 साल तक केस कोर्ट में चलता रहा, लेकिन सबूतों के अभाव में आखिरकार मुझे रिहा कर दिया गया क्योंकि केस पूरी तरह झूठा साबित हुआ। जेल में रहते हुए भी माँ ने मेरा हौसला टूटने नहीं दिया और समय काटने के लिए मैं रोज़ कसरत करता था, जिससे मेरी बॉडी और मजबूत हो गई थी। इन 3 सालों के दौरान माँ की तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद माँ का स्वर्गवास हो गया। इस बात का मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैं माँ के लिए कुछ खास नहीं कर सका। इस भरी दुनिया में मैं पूरी तरह अकेला रह गया था। अब गांव में भी मेरा कोई नहीं बचा था। मैंने वह घर और ज़मीन बेच दी जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी। सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया और सोचा ज़रूर पड़ने पर निकाल लूँगा। इसके बाद मैं दिल्ली आ गया और एक कपड़ा रंगाई की फैक्ट्री में काम करने लगा। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहाँ ज़्यादातर मज़दूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मेरे स्वभाव और व्यवहार की वजह से सबके साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। उन्हीं मज़दूरों में एक चाचा थे। उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, जैसे मेरा भी कोई नहीं था। इस वजह से उनसे मेरा लगाव थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन वह शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, इसलिए अकेलेपन की वजह से उस समय मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। भरपूर जवानी थी, लेकिन अकेलापन भी उतना ही कह रहा था। मन करता था कि कोई ऐसे मिले जिसे शादी करके अपना घर बसा लूं। जेल से बाहर आए अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे, इसलिए किसी को ठीक ठाक से जानने का मौका भी नहीं मिला था। एक दिन सुबह काम के दौरान चाचा ने ज़्यादा शराब पी ली। जहाँ गर्म पानी में कपड़ों की रंगाई होती थी वहाँ वे फिसलकर खौलते पानी में गिर गए। हम सब ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह कई जगह से बुरी तरह झुलस चुके थे। फैक्ट्री मालिक अभी तक नहीं आए थे और चाचा दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई और मैं तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया। पट्टी करने के बाद उन्हें एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और वह डॉक्टर ने बताया कि 2-3 दिन में छुट्टी मिल सकती है। मैंने ये बात फ़ौरन फ़ोन पर फैक्ट्री
मालिक को बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाचा के पास ही रहूं। मैंने उनकी बात मान ली। चाचा से बात की तो उन्होंने कहा कि वे थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर तक उनके पास बैठा रहा। सुबह 8 बजे मैं चाचा को हॉस्पिटल लाया था और देखते देखते दोपहर के 2 बज चुके थे। सर्दी के दिन थे, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। अब मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैं चाचा से कहकर कुछ खाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हॉस्पिटल के बाहर खाने पीने के कई ठेले और दुकानें लगी रहती थी। वहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, क्योंकि दूर दराज से आए लोगों को सस्ते में खाना और ज़रूरी सामान मिल जाता था और कोई भी अपने मरीज को छोड़कर दूर नहीं जा सकता था। मैं खाने के ठेले पर गया, वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। मेरे आगे एक आंटी खड़ी थी। वह दुकानदार से बार बार 2 अंडों का ऑमलेट मांग रही थी। मैंने उनके हाथ में 200 का नोट देखा, जिसे वह दुकानदार की तरफ बढ़ा रही थी। ऑमलेट लेने के बाद वह बाकी पैसे लिए बिना ही आगे बढ़ गई। मेरा खाना भी पैक हो गया था, तो मैंने दुकानदार से कहा कि वह आंटी मेरे साथ है और उनसे उनके बाकी पैसे ले लिए। तेज कदमों से चलते हुए मैं आंटी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप शायद अपने पैसे लेना भूल गई थी। उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र डाली और पैसे लेते हुए बोले कि आजकल टेंशन की वजह से कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने उन्हें पैसे देते हुए कहा कि आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह बोली कि लगता है नहीं कि अब सब ठीक होगा। मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप रोइए मत, और उन्हें पीने के लिए पानी दिया। फिर कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, क्योंकि बात करने से मन हल्का हो जाता है। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और पास में रखी एक बेंच पर बैठ गए। मैं भी उनके पास बैठ गया। मैंने पूछा कि आप हॉस्पिटल कैसे आई। उन्होंने बताया कि उनका नाम सुलेखा है और वह सतना से अपने पति को लेकर आई है। उनके पति की ज़्यादा शराब पीने की वजह से दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। डॉक्टर ने कह दिया है कि वह कभी भी इस दुनिया को छोड़ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि शायद अच्छा ही होगा कि अगर भगवान उन्हें अपने पास बुला लें। मैंने हैरानी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस इंसान ने जिंदगी भर कोई सुख नहीं दिया, जो न अच्छा पति बन सका और न अच्छा पति पिता, ऐसे इंसान के लिए दिल से यही निकलता है कि अब उसे मुक्ति मिल जाए। मैंने उनसे बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी की शादी उन्होंने जैसे तैसे 1 साल पहले की थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दहेज ना मिलने की वजह से उनका तलाक हो गया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने पूछा कि उनका बेटा पढ़ता है या काम करता है। उन्होंने बताया कि बेटा बचपन से ही अपने पिता की तरह छुप छुप कर शराब पीने लगा था और आज उसी रास्ते पर चल पड़ा है। वह कोई काम नहीं करता, उल्टा घर से ही शराब के लिए पैसे मांगता है। मैंने पूछा कि फिर घर का खर्च कैसे चलता है। उन्होंने बताया कि वह और उनकी बेटियां मिलकर सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह घर चला लेती हैं। हम बात ही कर रहे थे कि सुलेखा आंटी का फ़ोन आ गया। वह एक पुराना कीपैड फ़ोन था जिस पर धागा बंधा हुआ था, यानी फ़ोन टूटा हुआ था। उन्होंने स्पीकर पर बात की। उधर से उनकी बेटी की आवाज़ आ रही थी, जो बता रही थी कि मकान मालिक आए हैं और कह रही हैं कि उन्हें दूसरे किराएदार मिल गए हैं जो समय पर किराया देंगे, इसलिए या तो पूरा किराया दे दो या घर खाली कर दो। सुलेखा आंटी ने बेटी से कहा कि मैं उनसे कह देना कि 2-3 दिन में पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर मैं आकर बात कर लूँगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि इस औरत को ना पति का प्यार मिला, ना बेटे का सहारा और ना ही दामाद से सुख। मैंने सोचा कि अगर मैं इनके किसी काम आ सका तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैंने सोचा कि अगर सुलेखा मुझे अपने जीवन में एक साथी के रूप में अपनाती है तो मैं पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से उनका साथ निभाऊंगा। उम्र का अंतर ज़्यादा नहीं था, वह मुझसे सिर्फ 9 साल बड़ी थी और कहीं ना कहीं वह भी पति के प्यार से वंचित रह रही थी।
अगर वह मुझे दामाद के रूप में स्वीकार करती तो मैं उनकी तलाकशुदा बेटी को भी अपनी जिम्मेदारी समझता और अगर नहीं तो कम से कम एक बेटे की तरह उनकी सेवा करता और हमेशा उनके संपर्क में रहता। मैं उनके सब ख्यालों में उलझा हुआ था। तभी उन्होंने अपनी बेटी से बात खत्म की और कहा कि बातों बातों में बहुत देर हो गई है, अब उन्हें जाना चाहिए। वह उठकर चलने लगी और मैं भी उनके साथ चल पड़ा। पहली बार मैंने उन्हें ध्यान से देखा। वे बहुत खूबसूरत थी। चलते चलते मैंने उनसे पूछा कि उनके पति किस वार्ड में भर्ती हैं। जब उन्होंने बताया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ वाले चाचा भी उसी वार्ड में थे। बात करते करते हम वार्ड के अंदर पहुंच गए। मैंने देखा कि उनके पति का बेड चाचा के बेड से 4 बेड छोड़कर था। मैंने चाचा को खाना खिलाया और दवा दी। सुलेखा आंटी ने भी अपने पति को कुछ खिलाया और दवा दी। दवा लेने के कुछ देर बाद चाचा भी सो गए और उनके पति भी। सर्दी का मौसम था, इसलिए वार्ड में बैठे बैठे मुझे हल्की ठंड लगने लगी। मैंने चाय पीने का सोचा और सुलेखा आंटी से पूछा। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर कुछ सोच कर बोली कि चलो हॉस्पिटल की कैंटीन से चाय ले आते हैं। मैं चाय लेकर आया और हम धूप में एक बेंच पर बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ और अब उनकी तबीयत कैसी है। मैंने बताया कि वह मेरे पापा नहीं हैं, बल्कि मेरे साथ काम करते हैं और उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ इलाज के लिए लाया हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है और तुम कहाँ के हो। तब मैंने उन्हें शुरू से आखिरी तक अपनी पूरी कहानी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि संजय, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। तुम इस तुमने इस बार तो कर दूसरों की मदद करते हो। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी भी कुछ मदद करना चाहता हूँ। वह बोली कि मैं कुछ समझी नहीं। तब मैंने कहा कि मैं आपके मकान का किराया देना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह मुझसे पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि हम अभी अभी मिले हैं और वह मुझे ठीक से जानती भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपको पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ, बस मदद कर रहा हूँ। हमने एक दूसरे से अपनी सारी बातें साझा की हैं, इसलिए दोस्त बन सकते हैं। मैंने पूछा कि क्या मेरी दोस्त बनेगी। वह मुस्कुराई और बोली कि अगर तुम जैसा दोस्त मिले तो खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। काफ़ी मना करने के बाद वह मान गई। मैंने पूछा कि कितना किराया बाकी है। उन्होंने बताया कि 6 महीने का किराया बाकी है। हर महीने 4,000 के हिसाब से कुल 24,000 हो गए थे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि शाम तक एटीएम से पैसे निकाल कर दे दूंगा। इसके बाद हम फिर वार्ड में आ गए और अपने अपने मरीजों के देखभाल में लग गए। अब सुलेखा आंटी मेरे साथ काफ़ी सहज हो गई थी और बीच बीच में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। शायद मेरी आंखों में उनके लिए जो अपनापन था वह उन्होंने महसूस कर लिया था। थोड़ी देर बाद में चाचा को बताकर फैक्ट्री चला गया, क्योंकि सर्दी का मौसम था और मुझे अपनी जैकेट वगैरह लानी थी। बात करते समय मैंने नोट किया था कि उन्होंने शायद कई दिनों से कपड़े नहीं बदले थे या फिर उनके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे। मैं बाजार गया और उनके लिए रेडीमेड 2 जोड़ी सलवार कमीज और एक स्मार्टफोन खरीद लिया। जब मैं वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। मैंने थोड़ी देर चाचा से बात की और फिर सुलेखा आंटी को होशियारी से बाहर बुलाया। थोड़ी देर बाद वह भी बाहर आ गई। मुझे पता था कि वह आसानी से फ़ोन नहीं लेगी, इसलिए मैंने उनके हाथों में कपड़ों की पोटली देते हुए कहा कि अगर आप सच में मुझे अपना दोस्त मानती हैं तो यह सामान स्वीकार कर लेंगी। उन्होंने पॉलीथीन खोलकर कपड़े और फ़ोन देखा और पूछा कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ और शादीशुदा भी हूँ। मैंने कहा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हों या शादीशुदा हों, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके परिवार को एक सहारे की ज़रूरत है और मैं वह सहारा बनना चाहता हूँ। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि संजय, तुम यह क्या कह रहे हो। मैंने शांत स्वर में कहा कि मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ
मुझे भी एक परिवार चाहिए और आपको भी सहारे की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर चुप रही। मुझे लगा शायद मेरी बात उन्हें बुरी लग गई, इसलिए मैंने तुरंत कहा कि अगर आप मेरी बात आपको गलत लगी हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहा कि संजय, मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी तुम मुझे देना चाहते हो। इसलिए मैं डर रही हूँ कि कहीं ये खुशी कुछ पलों की ना हो और तुम भी मुझे छोड़ न दो, जैसे मेरी बेटी को उसके पति ने छोड़ दिया। मैंने उससे कहा कि जिसने खुद जिंदगी में धोखा खाया वो किसी और को धोखा नहीं देता। फिर मैंने उनसे कहा कि आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए और अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपकी सिम इस नए फ़ोन में डाल दूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली और वार्ड में बने बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। तब तक मैंने उनकी सिम नए फ़ोन में डाल दी। जब वह बाहर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। पर्पल रंग की सलवार कमीज में बहुत सलीकेदार और सुंदर लग रही थी। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए खाना लाने के बहाने हम दोनों बाहर आ गए। मैंने उन्हें नया फ़ोन दिया। वह बोली कि यह फ़ोन चलाना उन्हें नहीं आता। तब मैंने वहीं बैठकर उन्हें थोड़ा-थोड़ा फ़ोन चलाना सिखाया। फ़ोन सिखाते समय हमने दिल की कई बातें की। वह ज़्यादा कुछ नहीं बोली, बस हल्की-हल्की मुस्कुराती रही। हम जहाँ बैठे थे वहाँ लोगों का आना-जाना लगा रहता था। उन्होंने कहा कि इस सड़क के उस पार एक होटल है, वहाँ अच्छा खाना मिलता है, चलो वहाँ से खाना ले आते हैं। तब रात के करीब 8 बज चुके थे और ठंड का मौसम था, इसलिए सड़क भी ज़्यादा भरी नहीं थी। चलते-चलते मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपसे ही प्यार करने लगा हूँ। ऐसा लगा जैसे वह यही बात सुनने का इंतज़ार कर रही हो। उन्होंने बताया कि रात को वार्ड में नींद नहीं आती क्योंकि पूरी रात मरीजों का शोर रहता है और अस्पताल में 24 घंटे लोगों की आवाजाही लगी रहती है। इसलिए कई लोग अस्पताल में बने शेड या छोटे-छोटे पार्कों में जहाँ थोड़ी शांति मिलती है वहीं सो जाते हैं। वह कई दिनों से अस्पताल में थी, इसलिए उन्हें यह सब अच्छी तरह पता था। उनके पास बिस्तर और एक कंबल था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं तुरंत सड़क पार से एक नया कंबल ले आया। उन्होंने जनरेटर रूम के बाहर अपना बिस्तर लगाया क्योंकि अभी रात के 9 बज रहे थे और अंदर वार्ड में लोग जाग रहे थे। बिस्तर लगाने के बाद हम दोनों चाय पीने बाहर आ गए। चाय पीते समय उन्होंने घर फ़ोन किया और अपनी बेटी से कहा कि भगवान की कृपा से मकान के किराए का इंतज़ाम हो गया है और उन्होंने एक नया टच फ़ोन भी ले लिया है। बेटी ने पूछा कि फ़ोन कहाँ से लिया? तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि अभी इतना समझ लो कि भगवान ने किसी को मदद के लिए भेज दिया है। बाकी सब मैं आकर बताऊँगी। काफ़ी देर बाद बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। रात के करीब 10 बज चुके थे। हम दोनों अंदर गए और एक बार उनके पति और चाचा को देखकर वार्ड में 1-2 मरीजों को छोड़कर बाकी सब सो रहे थे। मैंने भी जनरेटर रूम के बाहर अपना बिस्तर लगा लिया और दीवार से पीठ ठिका करके बैठ गया। हम दोनों घंटों तक बातें करते रहे। अस्पताल के शोर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह 6 बजे आँख खुली तो मैंने देखा कि वह अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं घबराकर वार्ड में गया तो देखा वह रो रही थी। पास जाकर देखा तो उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। कुछ समय बाद वह वहाँ से चली गई। करीब 1 महीने बाद उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझसे मिलने को कहा। मैंने उन्हें 2 दिन बाद का समय दिया। जब वह मिली तो उन्होंने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह भी 1 साल तक शादी नहीं कर सकती। 1 साल बाद हमने शादी कर ली। उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिला और मुझे एक परिवार। बाद में उनकी बेटी के लिए भी हमने अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। आज हम सब अपने घर में खुशी से रह रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।